साधना और राग द्वेष का क्या संबंध है, इसके समक्ष हम कुछ विचार करेंगे आज। देखिए, जब पहली बार मैंने साधना करना चालू किया था तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे ये स्मरण हो गया था कि संसार में सुख नहीं है। और अगर आपने लॉ ऑफ ग्रुपिंग नहीं पढ़ा है या लॉ ऑफ ग्रुपिंग पॉडकास्ट जो मेरा है उसके बारे में नहीं अभी तक आपने रिसर्च करी है या नहीं सुना है तो जाके उसका रिसर्च करें मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। बहुत नीचे की तरफ आपको लॉ ऑफ ग्रुपिंग के बारे में, ग्रुपिंग के बारे में, नॉट ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब कुछ और हो जाएगा। अगर आपने गूगल सर्च कर लिया तो आपको हंसी आएगी, बट एनीवे, तो अभी लड़कियां हंस रही होंगी तो लॉ एक्चुअली हुआ क्या कि मैं एक बांग्लादेशी टेस्ट क्रिकेटर वाली सीरीज देख रहा था तो ग्रुपिंग बोल दिया। एनीवे, तो लॉ ऑफ ग्रुपिंग जो है उसको देखे जरूर एक बार जाके, ठीक है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो साधना कई लोग स्टार्ट करते हैं, कई अलग अलग एजेंडा होते हैं उनके। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा ये था कि मुझे समझ में आ चुका था दुख नहीं है तो सुख कहाँ है, तो सुख के तलाश के मैंने इसको किया था। 2016 में मेरे को बहुत ही तीव्र इच्छा या वासना कह लें थी कि मैं अपने संगीत को, अपनी आवाज को, अपने गायन को लोगों तक पहुंचाऊं और संगीत में कुछ सक्सेसफुल होना चाहता हूं संगीत में। तो क्योंकि हुआ ये था कि जब 2008 में मैंने शुरुआत करी थी संगीत की तो 2013 तक आते आते मेरे अंदर तीव्र इच्छा थी कि मुझे इसमें कुछ करना है और एज अ संगीतज्ञ मुझे इसमें आगे बढ़ना है। उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे कुछ और करना है। तो 2013 में मैं मुंबई चला गया, ऑलमोस्ट 1 साल रहा, फिर आया, फिर गया, दोनों को मिला जुला के 1 साल रहा। एक्सट्रीम लोनलीनेस फेस करता था जब मैं मुंबई में होता था। तो वहां से जब मैं आया तो कॉलेज ज्वाइन कर लिया। और 2014 में क्योंकि मदर ने मेरी बोला कि अभी तुम्हारा इसमें तो कुछ हुआ नहीं है तो तुम चुपचाप पढ़ाई करो, तो 2014 में मैं फिजियोथेरेपी का कोर्स करने चला गया, which is actually called occupational therapy, but that is not the point. It's a brother of physiotherapy. And I went to Manipal, Karnataka in 2014. 14-15 तक आते आते वही लड़कियों की तलाश, एक्सट्रीम लोनलीनेस और पढ़ाई। और 14-15 तक आते आते मेरे को ये था कि अब मुझे कुछ इसमें गायन में, संगीत में कुछ होना नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मैं पढ़ाई करूं और सिर्फ पढ़ाई करूं। तो मेरा एक ही लक्ष्य था, वो है पढ़ाई और अच्छे मार्क्स लाने, पास होना है। तो सारा का सारा जो ध्यान था वो मेरा पढ़ाई में चला गया। 2014 में फर्स्ट ईयर था, उसके बाद भी मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। उस सब्जेक्ट का नाम था बायोकेमिस्ट्री। फेल इसलिए हो गया क्योंकि 7 साल से पढ़ाई नहीं करी थी।
मतलब 10th में ऐसे ही पास हो गया था। 10th मतलब मैं गया और लिख के चला आया कुछ और पास हो गया। 12वीं भी ऐसे ही पास हो गया, लिख के चला आया, पास हो गया। कुछ भी लिख के चला आया ऐसे अनाप शनाप। एक में तो गाना भी लिख दिया था, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। तो एग्जाम में भी गाने लिख रहे थे और उम्मीद नहीं थी। जब 12th का रिजल्ट आया तो मैं मुंबई में था उस वक्त। तो मेरी मदर ने मेरे को मोबाइल गिफ्ट किया 5000 का। बाद में मोबाइल मेरे जेब से गिर गया था कानपुर में ही। तो पढ़ाई करी नहीं थी तो दिमाग जो है वो कॉन्सेंट्रेटली स्मृति नहीं कर पा रहा था, मेमोराइज नहीं कर पा रहा था। और बायोकेमिस्ट्री जो है वो रट्टू सबसे इजी सब्जेक्ट है, बस रट्टू टोटा चाहिए उसके लिए। और एनाटमी और फिजियोलॉजी में रट्टू टोटा नहीं चाहिए, आप चीजें समझ लो, अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो 2014 में हुआ क्या, अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आपको शायद सब्जेक्ट सुने होंगे आपने। तो 2014 में मेरा बायोकेमिस्ट्री में मैं फेल हो गया और फिर सप्ली में निकाल लिया मैंने उसको। सप्लीमेंट्री में पास हो गया। 1 महीने बाद सप्लीमेंट्री थी। फिर 2015 आया सेकेंड ईयर, उसमें भी अच्छे मार्क्स आए मेरे, ठीक मार्क्स आए थे, मतलब एवरेज पास होता जा रहा था। क्योंकि मैं ज़्यादा लिखता नहीं था, मैं आलसी था। मुझे ऐसा लगता था ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना चाहिए। लड़कियां जो है लेंदी लिखती हैं काफ़ी, तो मैं बिना लेंदी लिखे जो काम की चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ पूछा कि कोई प्रश्न पूछा गया तो मैं उसका 4-5 लाइनों में जवाब देके निकल आता। तो मुझे ऐसा लगता कि जब ये 4-5 लाइन में डिस्क्राइब हो रहा है तो क्यों 40-50 लाइनें लिखनी है। लेकिन क्लास की बाकी की जो लड़कियां थी, बाकी लड़कियां जो थी क्लास में, वो 50 लाइनें लिख रही हैं, तो उनको नंबर अच्छे आते थे। तो मेरे 40 में हमेशा 25, 26, 27, 28 ये एवरेज करता था मैं 40 में से। हार्डली मेरा एक सब्जेक्ट था एनाटॉमी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, उसमें मेरे 40 में से 32-33 नंबर आए थे। तो वो मेरा हाईएस्ट स्कोर गया है। लड़कियों के आ रहे 40 में 37, 40 में 38। एनीवे, व्हाट वाज अ लाइफ, इट वाज द लाइफ वाज रियली ग्रेट। इमेजिन योरसेल्फ इन अ सिटी वेयर you are surrounded by beaches, by mountains, by greeneries, and teenager syndrome. What is a teenager syndrome? मुझे पता है दुनिया क्या है। I know what is this world. I know, मुझे सब कुछ पता है। And उस धारणा को लेकर जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपकी लड़ाइयाँ होती। लड़कियों से मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुई। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता था मेरे अंदर। कहीं कुछ समझाना होता था तो मैं खड़ा होता था, मॉनिटर बनना है तो मैं खड़ा हो रहा हूं। तो अपने आप को आगे दिखाने की एक चेष्टा थी, जो कि मैंने धीरे धीरे सीखी। मुझे समझ में आया कि हर समय इतना फड़फड़ाना नहीं चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए। कि कल्चरल कमेटी का हेड बनना है तो पार्थ सिंह बन रहे हैं, है ना। कमेटी का हेड बनना है तो मैंने हाथ उठा दिया, मॉनिटर बनना है तो हाथ, मतलब अपने आप को राजा साबित करना है हर जगह। जिससे एक होता है लोग डरते हैं, मैं उसमें नहीं था। मैं अपने आप का हाथ उठाता था। अब क्लास में कुछ पूछा गया तो मैं 4 लाइनें और ऐड करके बता रहा हूं। तो उससे एक टीचर के ऊपर भी इंप्रेशन पड़ता था कि आदमी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। और साथ ही साथ जो मेरे क्लास फेलोज थे, उनको भी गलत फहमी होती थी कि ये आदमी, क्योंकि एक बार की बात है, एक लड़का बैठा था मेरे वाला, साउथ इंडियन था। तो क्लास स्टार्ट हुई, पहला दिन था कॉलेज का। तो पहले ही दिन कॉलेज में शालिनी मैम थी। उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट इज योर नेम, खड़े हुई है। तो मैंने अपना नाम बताया और मैंने कहा
gosh, my adrenaline is pumping up. So इससे एक इंप्रेशन पड़ता है कि आप एक्स्ट्रा स्मार्ट और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं वो एक इंप्रेशन जमाने की बात थी, या कह सकते हैं कि अपने आप को लोगों से लोगों को इंप्रेस कराने की बात थी, कुछ भी कह सकते हैं। तो मेरे बगल में ज्यादातर लोग मेरे क्लास में साउथ इंडियन थे। तो जो लड़का था उसको बुरा लग गया एक बात का, कि मैंने क्लास में जब मेरे को उठाया गया पूछने के लिए नाम, तो मैंने ये पूछ लिया क्या यहाँ पे कोई नॉर्थ इंडियन है। दिस इज 2014। आई वॉज 21 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, 2 साल बिफोर रियलाइजेशन। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी होने वाली, उसने हाथ उठाया कि मैं हूं, और शी वॉज फ्रॉम कानपुर ओनली, मध्य प्रदेश एंड कानपुर। सो वहां से कुछ लोगों को शायद गलत फील हुआ कि वाई ही इज आस्किंग लाइक समबडी इज फ्रॉम नॉर्थ इंडियन, इतना रेसिज्म क्यों है। बाद में उसने मेरे को बताया कि मुझे बुरा लगा था। मैंने कहा नहीं यार, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, और मेरा सच में नहीं था, मैं थोड़ा बड़बोला इंसान था। बात बात पे कॉमेडी करने की आदत, हर तीसरे लाइन पे, क्योंकि जो आदमी अंदर से बहुत बेचैन होता है, सफरिंग में होता है, वो आदमी जानबूझ के जोक मारता है जिससे माहौल ठंडा हो सके, और वो खुद भी अपने आप को एंटरटेन रखना चाहता है, अपने आप को रस देना चाहता है। 2014, 15 और 16 में आते आते मैंने जब साधना करना स्टार्ट किया अगस्त 2016 में, तो मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए। मैं इनडिस्क्राइबेबल चेंजेस हैं, जैसे कि माइंड का स्टेट चेंज होना। माइंड में पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आउटर वर्ल्ड के स्टिमुलाई के बिना, बाहरी दुनिया के उत्तेजना के बिना, अगर बाहरी दुनिया मुझे उत्तेजित ना करे, एक्साइट ना करे, या उसका कोई भूमिका ना हो, कोई रोल ना हो, तो मैं खुद से भी तृप्त रह सकता हूं, प्रसन्न रह सकता हूं, खुश रह सकता हूं। यह पहली बार एहसास हुआ कि हॉस्टल से मैं आता था, सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी क्लासेस और क्लिनिक्स होते थे, और वो जो क्लासेस और क्लिनिक्स थे, उसके बाद आता था, मैं अपना फेस वॉश करता था, नीम फेस वॉश, और हॉस्टल की टॉयलेट से निकल के अपने रूम में आता था। तब तक 3rd ईयर शायद आ चुका था, या 2nd ईयर एंड था, हाँ 3rd ईयर आ चुका था, 3rd ईयर मिड में या 3rd ईयर शुरू में, नहीं 3rd ईयर के शुरुआत में। एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं हॉस्टल में आता था और हॉस्टल में आके बैठ जाता था, साधना करता था, और साधना करने के बाद जैसे ही मैं हॉस्टल छोड़ता था, चाय वाय पीने के लिए निकलता था, the moment I get out of the hostel, because there were a lot of trees, I started feeling something. मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, कुछ चेंज, कुछ मूड में एक बहुत ही घनघोर परिवर्तन, जो कि पहले कभी जीवन में एहसास नहीं किया था, वैसा मूड आने लगा। कुछ अलग तरीके का मूड बनने लगा था मेरा, जिसको कह सकते हैं यूफोरिया, यूफोरिक स्टेज। यूफोरिक स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे आप रेगुलर हैप्पीनेस से 1000 टाइम्स मल्टीप्लाइड हैप्पीनेस में चले जाते हो, क्योंकि जो परम रस है जिसकी मैं बात करता हूं, जो आत्मरस है,
वो पहली बार जब रिलीज होता है तो कहते हैं ना, पहला प्यार, पहली बाइसिकल चलाना, तो पहला साधना, वो एक अलग स्टेट होती है, क्योंकि माइंड को नया नया आत्मरस मिलता है, तो उसको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, वो पागल हो जाता है। तो मूड वॉज रियली समथिंग एल्स। इट वॉज लाइक, मैं बाहर निकला, पहली बार मैं 21 साल की उम्र में पहली बार मैंने पेड़ों को गौर से देखा। फर्स्ट टाइम अटेंशन वॉज ग्रैब्ड और माई अटेंशन वॉज अट्रैक्टेड बाय ऑल दीज ट्रीज, मून्स। उसके बाद मैं वॉक करते हुए चाय पीने जाता था। वहां पे कोई लड़का जाता था साथ में, या बैठता था तो उसके साथ निकल गया, किसी के साथ निकल गया। अब उनको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, उनको नहीं पता कि मेरे अंदर किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, उनको नहीं पता कि मेरा वातावरण कैसा है, क्योंकि वो वातावरण सिर्फ मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि वो वातावरण कैसा है। इट्स लाइक बाहर धूप है, अंदर एकदम मस्त मौसम है। बाहर जितना भी खराब मौसम हो, अंदर का मौसम जो है वो एकदम ग्रीन है, हरा भरा है, हवा चल रही है। इट्स लाइक एक मैं दूसरी दुनिया में रहने लगा, और इस दुनिया में भी रहता था, वो दुनिया थी जो दो दुनिया चल रही थी। अभी आप लोगों के साथ क्या होता है कि आपका जो आंतरिक वातावरण है वो खराब है, तो बाहर आप पहाड़ों पे चले जाते हो, अच्छा वातावरण आप चेंज करते हो। आप ध्यान से अगर देखें तो हम वातावरणों को चेंज करते हैं, वी चेंज द एनवायरमेंट। दैट इज व्हाई वी गो टू द माउंटेन्स, we go to the beaches, because we wanted to change the environment, we wanted to change the मौसम और वातावरण। तो अंतः वातावरण जो था वो बदलने लगा पहली बार जीवन में, क्योंकि जब कोई चीज पहली होती है तो वो बहुत ज्यादा चेष्टा पहुंचाती है, अंदर से किक बहुत जबरदस्त होता है। फिर धीरे धीरे ब्रेन हैबिचुअल होता है साधना के लिए, तो वो धीरे धीरे फिर उस वातावरण की स्टेट की इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देता है। बड़ा अच्छा चीज थी ये। तो मैं चरखा कैंटीन जाता था, वहां पे कभी चाय पी ली, कभी बीक्यू मेस में चाय पी ली, कभी शिनॉइज में चाय पी ली, लड़कियों के हॉस्टल के सामने। वहां पे शिनॉइज में चाय पीते हुए लड़कियों के हॉस्टल को तोड़ रहे हैं, लड़कियां निकल रही हैं, लड़कियों को तोड़ रहे हैं सब बैठ के। वहां मैगी बनवा रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं शिनॉइज, वहां भी लड़कियां आ रही, एक से एक सुंदर लड़कियां। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तो आप जानते ही हैं। तो हम लोग कामराज हॉस्टल के सामने ही मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बैठे रहते थे। उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड 3rd ईयर बनी है, वो आई थिंक 2nd ईयर के एंड साल हुए। तो व्हाट अ लाइफ, ग्रेट लाइफ एक्चुअली, स्पेशली विद दिस, मतलब 2 साल शुरू के थे, हसीन थे। इट वॉज अ ग्रेट लाइफ एक्चुअली, बिकॉज ये सी होता क्या है ना कि जब आप कॉलेज में रहते हो तो आपके पास कंपैरिजन डेटा पॉइंट नहीं है। आपने अभी तक डेटा पॉइंट बी यानी पोस्ट कॉलेज लाइफ नहीं देखी होती है। तो मेरा एक स्टूडेंट है, प्रतीक नाम है उसका, वो कह रहा भैया कॉलेज में इतना मजा नहीं है यार, आप कहां बात कर रहे हो यार। मैंने कहा अभी तुमने डेटा पॉइंट बी नहीं कंपेयर किया, अभी तुम्हें पता नहीं है कि ऑफिस लाइफ क्या होती है, अभी तुम्हें पता नहीं है मनी स्ट्रगलिंग लाइफ क्या होती है। तो कहता भैया पता नहीं आप तो क्या बताते हो, मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं कॉलेज लाइफ में। बट जब आपके पास 2 डेटा पॉइंट्स आते हैं तभी तो अंतर आएगा, तभी तो भेदोगे कि ये वर्स्ट है और वो अच्छी थी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब तक नहीं आएगा तब तक पॉजिटिव की वैल्यू नहीं मिलती है। एनीवे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं शिनॉइज में बैठा रहता था, चाय पीता रहता था, शाम को मेडिटेशन करने के बाद निकलता था, लड़कियों को देख रहे हैं, कभी वो वाली लड़की भी निकल जाती है जिसके साथ मेरा स्मूचिंग हो गई थी, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, तो कभी उसका भी किस्सा आपको बताऊंगा। एनीवे
लेट नॉट गो इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड राइट नाउ। मैं इसको कंटेक्स्ट, साधना के कंटेक्स्ट में रखना चाहता हूँ। अगर आपको थोड़ा सुनना है ये सब चीज़ें तो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आप पर्सनल लाइफ या कुछ कॉलेज जर्नी अगर या कुछ थोड़ा स्टोरी बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ कि नहीं। बट एनीवे, तो शिनॉइज में बैठे रहते थे कैंटीन में, कभी इधर चले बीक्यू मेस चले गए, कभी डॉक्टर्स कैफे में बैठ गए। व्हाट अ ग्रेट लाइफ, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लाइफ। वो 4 years मेरे ऐसे बीते जिसकी कोई हद नहीं थी। वापस आए, खाना खाया, फिर मेडिटेशन करना चालू कर दिया। अब मेडिटेशन में अंदर ही अंदर एक्सपीरियंसेस कुछ हो रहे थे, जैसे कि कलर दिखना, स्पेशली मेरे को ब्लू लाइट दिखती थी हमेशा, क्योंकि एनर्जी बढ़ने लगती है, जब प्राण बढ़ने लगता है तो ये सब चीजें होने लगती हैं। That was not important. The importance was that the Vatavarana was changing. The ecstatic stage was coming. The euphoric stage. Euphoria बोलते हैं इसको। ये यूफोरिया क्रिएट होता है कोकेन लेने के बाद। बट विदाउट कोकेन जब ये रिलीज होता है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, क्योंकि आपका फोकस बहुत ब्लंट नहीं होता, फोकस एकदम शार्प हो जाता है आपका। वेरस कोकेन में फोकस ब्लंट हो जाएगा, चीजें समझ नहीं आएंगी क्या बात हो रही है, याददाश्त नहीं रहेगी और शरीर खराब होगा। जबकि ये जो साधना होती है इसमें सब कुछ इतना ज्यादा भयंकर होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। आपकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो 2016 में अगस्त में जब मेडिटेशन करना चालू किया और धीरे धीरे जब मेडिटेशन बढ़ता गया, अक्टूबर यानी 4 महीने बाद मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मुझे अपना जो संगीत है उसमें मैं कुछ कर तो पाया नहीं अभी तक, लेकिन जो भी मैंने रियाज किया है, जो भी मैंने सीखा है, उसे मुझे व्यक्त करना है, मुझे एक्सप्रेस करना है। क्योंकि जिसने सिखाया था मुझे, उसने सिर्फ एक ही चीज मांगी थी। अगर आप मुझे थैंक यू कहना चाहते हैं, संदीप महेश्वरी की बात कर रहा हूं, तो यू सिंपली शेयर इट विद दोज हु नीड इट द मोस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने 2016 में शेयर करना चालू कर दिया, यूट्यूब चैनल बना दिया। मुझे नहीं पता था कि ये यूट्यूब चैनल ग्रो होने वाला है। मैंने कहा कि मैं अपना, ठीक है, मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप टाइप करेंगे हाउ टू सिंग तेरे संग यारा बाय आतिफ असलम बाय पार्थ सिंह, तो आपको मेरा वीडियो मिलेगा। हॉस्टल का ही वो वीडियो है, उसी हॉस्टल जहां मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूं, वहीं बेड पे बैठा हूं मैं, तो नीचे जमीन पे बैठ के वहीं पे मैं मेडिटेशन करता हूँ। आप हॉस्टल का रूम वगैरह, वैसे पीछे तो दीवार ही दिखेगी आपको, लेकिन वही मेरा हॉस्टल रूम था। वो पहला मेरा वीडियो था, बिकॉज मेरे अंदर इंटेंसिटी बहुत गजब थी। मैंने व्हाइट शर्ट पहन रखी, व्हाइट एंड ब्लैक शेड में, ब्लैक चेक में, तो इंटेंसिटी बहुत, काफी दिन तक मैं सोचता रहा कि इसको करना है कि नहीं करना। फिर एक दिन क्या हुआ, इतना ज्यादा जब मेडिटेशन एक्सेस होने लगा तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसको निकालना है। अब होता क्या है, सुनना ध्यान से। जब आप मेडिटेशन करने लगते हो तो अंदर भरी हुई जो वासना होती है वो अपने आप एक्सप्रेस होने लगेगी। मतलब क्या, आपके जो डिजायर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली लाइफ में आने लगते हैं। ये मिस्टिकल होता है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करता। क्योंकि होता क्या है कि आप एक तरीके से दूध उबाल रहे हो, अब नीचे से आपने गरम लाइटर लगा दिया, अब वो दूध उबलेगा, तो दूध जो है वो वासनाएं है तुम्हारी। तो शरीर क्या करता है कि वो शरीर जानता है, अच्छे से मन जानता है हमारा, या जो प्राण है वो जानते हैं कि भैया इसको निकालना पड़ेगा, ये बहुत घनत्व वासना पड़ी हुई है इसके अंदर। वो थी संगीतज्ञ बनने की, संगीत को एक्सप्रेस करने की, बहुत घनत्व वासना थी। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड जो है वो आइडियाज देने लगेगा आपको कि ये करो, ये करो, करो, क्योंकि उसको पता होगा कि अगर ये करेगा तो आगे ये होने वाला है। अब आगे होने वाला तो एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, नहीं, ऐसा नहीं है। बट समवेयर दिस एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन किक्स इन, देयर इज सम सिद्धि और मिस्टिकल थिंग्स अबाउट मेडिटेशन which is
नॉट बिलीवेबल, अनबिलीवेबल फॉर यू गाइस। तुम लोगों के लिए इट्स नॉट दैट बिलीवेबल, बिकॉज जो वासना थी वो बहुत घनत्व थी। हो सकता है आपके अंदर कोई वासना हो, घनत्व ना हो उतनी, हो सकता है इस वजह से एक्सप्रेस ना हो रही हो। तो वो मैंने किया और सब्सक्राइबर स्टार्ट हो गए। मुझे आज भी याद है, कनिष्का मेरी क्लासमेट, वो बोलती है कि तुम्हारे 12 सब्सक्राइबर किसने कर दिए, और विद इन 3 डेज मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए थे। बढ़ता गया मेडिटेशन मैं करता गया, सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, अपना वीडियो डालता गया। फिर सोच रहा था वीडियो एडिट कैसे करूँ, एडिटर नहीं था मेरे पास, कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था। तो जाता था लाइब्रेरी के कंप्यूटर से एडिट करता था, बिकॉज वहाँ पे सॉफ्टवेयर चलता नहीं है, लाइब्रेरी के कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर नहीं चलता, वो सब बैन रहता है, सब कुछ लॉक्ड रहता है। तो उसको बाईपास करके फिर किसी तरीके से कुछ किया, फिर भी नहीं हुआ। फिर बहुत मुश्किल से 4-5 महीने बाद मैंने एक लैपटॉप लिया, कुछ लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा कब लिया था। फिर आई थिंक दिस इज इन पहला गाना जो मैंने रिलीज किया, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो मैंने अपने भाई से कहा, यार मैं कानपुर आ गया, वैकेशन थी। अब वैकेशन कब थी, शायद मे बी शायद 2017 में था या 2016 में ही था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर लेट्स से 2017 था। तो मैं घर आया और मैंने कहा कि भाई मुझे ना अब मुझे गाना रिलीज करना है अपना, क्योंकि मेरे अंदर बहुत वासना थी गाना वाना गाने की। तो तब तक मैं ट्यूटोरियल्स कर रहा था सर, हाउ टू सिंग दिस, हाउ टू सिंग दैट, ये वो सब करते करते। तो मैंने गाना रिलीज किया। पहली बार मैंने उसका वीडियो बनवाया, मुझे याद है रेव मोती कानपुर के बगल में मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो किया था। गाने का नाम है कुछ दिन बाई पार्थ सिंह। अगर आप टाइप करेंगे कुछ दिन कवर बाई पार्थ सिंह तो आपको मिलेगा। वो वीडियो मेरी मम्मी ने बनाया था, मेरा भाई उसमें गिटार बजा रहा है। तो वो पार्क में ऐसे शूट कर लिया। उसके बाद वो गाना रिलीज हुआ, नीचे कमेंट्स आया। पहली बार जब वो कमेंट्स मैंने पढ़े तो इतना अच्छा एहसास हुआ, ऐसा लग रहा था मेरे सर से बोझ उतर गया, कोई 10 साल का बोझ। क्योंकि वही तो मैं चाहता था कि मेरा गाना, मेरे जो आवाज है वो लोगों तक पहुंचे और लोग नीचे कमेंट करें या लोग मेरे को अटेंशन दे मेरे गाने को और वो व्यक्त हो। तो पहली बार वो चीज एहसास हुई। फिर धीरे धीरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो गाना चलता गया। ऑलमोस्ट अभी तक मैंने 150 से ऊपर कवर्स कर रखे हैं। ओरिजिनल्स मेरे आ चुके हैं, 3-4 ओरिजिनल सॉन्ग्स। तो उसकी भी कहानी है। पहला मेरा ओरिजिनल सॉन्ग आया था जब मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, दर्द में इश्क को नाम है उसका, पार्थ सिंह, भाई पार्थ सिंह आप टाइप करेंगे तो देवयोती इंसानोस रिकॉर्ड्स चैनल है, उन्होंने रिलीज किया था मेरा गाना और मैंने अपने में भी किया है। बट तो धीरे धीरे क्या होता गया, 2018-19 तक आते आते पर्सनल लाइफ में भी मेरी गर्लफ्रेंड आ जा रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, पर मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, अभी मैं इसमें रहूंगा, साधना वाली जर्नी में। 19 तक आते आते मुझे ये एहसास हुआ मुझे कॉलेज नहीं करना है। तो इट वॉज 4th ईयर, बिकॉज मैं फेल हो रहा था बार बार। और फेल भी इस वजह से होता था, कोई मेरी गर्लफ्रेंड है और जो गर्लफ्रेंड की मेरी जो दोस्त थी, हमारी जो म्यूचुअल फ्रेंड थी, वो हम तीनों ही नहीं पढ़ते थे। अब वो इसलिए नहीं पढ़ते थे क्योंकि वो आलसी थे या उनकी मोटाई चढ़ी हुई थी। मैं इसलिए नहीं पढ़ता था क्योंकि मुझे संगीत करना था। फिर से ऑटोमेटिकली जब ये चीजें होने लगी, यूट्यूब बढ़ने लगा, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए 2018 तक आते आते, तो मैंने कहा अब मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। तो मैंने बीच रास्ते में कॉलेज को छोड़ दिया, 4th ईयर को ड्रॉप आउट कर दिया। 4th ईयर में मैं दिल्ली आ गया। अब दिल्ली में भी गाने रिलीज करता गया, ट्यूटोरियल्स डालता गया, गाने रिलीज करता गया। धीरे धीरे करते करते मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेरा ध्यान पैसे पे जाने लगा। अभी तक 4 साल से आर्ट कर रहे थे, 16, 17, 18, 19 4 साल मैंने दिए यूट्यूब में और सारी जो वासनाएं थी व्यक्त कर दी। गाने मेरे आए, तूने मेरे जाना, हमनवा मेरे और बिन तेरे सनम, ये सब गाने बनाए, खुद प्रोडक्शन करी, खुद मिक्सिंग मास्टरिंग सीखी, खुद सिंगिंग करी। 2019 तक आते थे पैसा मेरा ध्यान खींचने लगा। क्यों खींचने लगा? क्योंकि हुआ क्या कि मैं वहां से जब शिफ्ट हुआ था तो मेरी मम्मी ने कहा था अब मैं पैसे वैसे नहीं दूंगी, अब तुम्हें अपने बलबूते पे दिल्ली में रहना है। मैंने भी कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 2019 में मेरा साथ में पर्सनल रिलेशनशिप का भी इशू चल रहे थे, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। तो पैसे वही 15,000 आते थे, कभी 14-15,000, तो उसमें हम लोग सब शेयर करके रहते। 6,000 मेरा रेंट पे चला जाता था, बाकी जो बचता था उसमें खाना पीना हो जाता। 4-5,000 3-4,000 रुपये बचते थे मेरे जेब में। कभी कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आ जाता था तो 20-30,000 रुपये वो दे देते थे, वो हो जाता था। तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के थ्रू मैं अपना काम चला रहा था, ऑनलाइन सिंगिंग एकेडमी चला रहा था मैं। तो उसमें मेरे को कुछ 14-15,000 रुपये की बचत होती थी। 19 तक आते आते मेरा दिमाग जो था वो घूम गया। अब इधर संदीप जी के सेशन भी आ रहा था। पहला सेशन आया था डिजिटल मार्केटिंग का उन्होंने उसमें उन्होंने बोला था कि प्रोडक्ट और सर्विस से कुछ नहीं होता है, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मार्केटिंग सबसे जरूरी है सीखना। अब यहां से टर्निंग पॉइंट आता है, कि मुझे भाई यूट्यूब नहीं करना, मतलब यूट्यूब से मेरा ध्यान जो हल्का हल्का हटना चालू हो गया, हल्का हल्का। तो मार्केटिंग पे शिफ्ट होना एज एन आर्टिस्ट, आप 14 साल से किसी चीज का अभ्यास कर रहे हो और एकदम से आपसे कहे अब ये मत सीखो, अब ये सीखो, और वो भी ऐसी चीज जो बहुत बोरिंग है, दिमाग खराब। लेकिन मैंने किया क्यों? क्योंकि साधना जो है वो राग द्वेष खत्म करती है। राग द्वेष का मतलब होता है, राग मतलब आकर्षण, द्वेष मतलब विकर्षण, अट्रैक्शन, रिपल्शन। मैं आकर्षित हो रहा हूं किस चीज को? संगीत, ये वासना है मेरी। लेकिन गैर वासना, अवासना वस्तु, जो अवासना है या इच्छा का विपरीत जो है, या द्वेष है, या डिसलाइक्स है, जो कि जैसे आप लोग कहते हो मुझे जिम जाना है, तो जिम आपकी वासना में आता है, जिम आपके कंफर्ट जोन में आता है। लेकिन अगर आपको योगा करने कहते हो, आप योगा नहीं कर पाओगे। आपको कहना योगा नहीं करूंगा यार, मैं जिम करूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी अभ्यास हो रखा है, तो उसकी वासना हल्की हल्की बनी हुई है। जिस चीज का अभ्यास हो रखता है उस चीज की धीरे धीरे वासना बन जाती है। ज्यादा अभ्यास हो जाता है तो उसको वासना में हो जाता है, और शुरू में जब कम अभ्यास होता है तो वो इच्छा होती है। तो वहां से जब द्वेष आया तो मैंने कहा नहीं, मुझे पता है कि मुझे करना है, और संदीप महेश्वरी जी कह रहे हैं, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना चालू कर दिया। तो फेसबुक एड्स मैनेजर, ये सब चीजें चलाना चालू किया। तब तक कोविड आ गया। कोविड आने से पहले एक इवेंट कंपनी थी, उसके साथ मैंने पहला शो किया था। 31 दिसंबर 2019 को मेरा पहला शो हुआ। उसमें मैं अपने फ्रेंड को भी ले गया था, और फरवरी 2020 जब कोरोना हिट हुआ, पहला पीक 1, तो मेरे दिमाग में यह आने लगा कि यार ये कंपनी जो है, एंटरप्रेन्योर जागने लगा मेरे अंदर का, कि जब तक एंटरप्रेन्योर आपके अंदर नहीं होता है तब तक आप फॉलोअर अप्रोच फॉलो करते हो। आप विजनरी, यानी विजन, दृष्टि नहीं है आपके जीवन में। तो जो लोग सोचते हैं बस अभी कुछ हो जाए, अभी 1-2 महीने का सोचेंगे कि अभी मेरे को शोज मिल जाए, अभी कुछ मेरे को काम मिल जाए, अभी इतना पैसा आ जाए, 40-50 हजार आ जाए, 1,00,000-1.5 लाख आ जाए, वो ये नहीं सोचते हैं वो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी आएगा वो खत्म हो जाएगा, आगे क्या करने वाले। तो मेरा ध्यान वहां पे था, मैंने दिमाग लगाया। मैंने कहा ये इवेंट कंपनी जहां से भी क्लाइंट्स लाती है, अगर मैं डायरेक्ट क्लाइंट तक पहुंच जाऊं तो अभी मैं कमा रहा हूं 10,000 रुपए या 6,000 रुपए, 7,000 रुपए। बीच में चैनल आ गया तो कंपनी कमा रही 15,000 रुपए। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊं तो मैं तो 22,000 रुपए कमा सकता हूं। 22,000 रुपीज, सोचिए।
तो मेरा वहां पे ध्यान चल रहा था। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा। आप 2000 जब 20 फरवरी आया तो मैं कंटिन्यू कर सकता था कि काम तो मिल ही रहा है, नहीं, मैं देख चुका था कि जो भी करना है मुझे खुद स्टेब्लिश करना है। मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आने लगी थी बिकॉज ऑफ साधना, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज ऑफ ग्रेटर विजन, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको ग्रेटर विजन लाती है आपके अंदर। तो मेरा ध्यान संगीत से हटके कि गाने रिलीज करने हैं और अपनी गाने में कमेंट्स पढ़ने में, कमेंट्स पढ़ पढ़ के ऊब चुका था। सोचिए 2016 में जब पहली बार मेरा गाना रिलीज हुआ, कुछ दिन तो नीचे कमेंट्स आए थे, मेरे अंदर बहुत यूफोरिक स्टेज थी। लेकिन 2019 तक आते आते आई वॉज बोर्ड बाय दीज कमेंट्स। द कमेंट्स वाज आउटस्टैंडिंग, वेरी नाइस, सेम शिट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, बहुत अच्छा गाया, ये बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। आई वॉज रियली बोर्ड। 4 years, जस्ट रिमेंबर 4 years द सेम थिंग वॉज हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन। कोई गाना रिलीज होगा, कुछ नेगेटिव कमेंट आएंगे, ज्यादातर पॉजिटिव आएंगे, वही सेम शिट। फेब 2020 में रियलाइज हुआ कि यार मुझे ना, अगर मैं कहीं डायरेक्ट इनको शोज पकड़ लूं तो मजा आ जाएगा। जैसे ही मैंने वो स्टार्ट किया तब तक कोरोना आ गया और सब लोग पैक्ड हो गए अंदर। मैंने लैंडलॉर्ड से बोला मैं रेंट नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने भी कहा ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, 1-2 महीने मत दियो। मान गए। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं मैं, क्योंकि अब तो शोज भी खत्म हो गए, अब पैसे कहां से आएंगे। और वापस मैं टीचिंग में जाना नहीं चाहता था। जब टीचिंग में जाना चाहता भी था, चल रहे थे मेरे कुछ केसेस, मतलब कुछ मेरे स्टूडेंट चल रहे थे, बट उतना पैसा नहीं आता था। तो इतनी देर में मेरे कॉलेज से कॉल आता है, कौशिक सर का कॉल आया। कहते हैं कि पार तुम्हारा 4th ईयर का पेंडिंग है, तुम्हारे फादर मदर ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तुम अगर चाहो तो आ सकते हो कॉलेज करने वापस। तो दिल्ली से मैं वापस सोचने लगा कि मैं मणिपाल जा रहा हूँ कॉलेज करने, क्योंकि मेरा 1 साल बचा हुआ था, लास्ट एग्जाम देना था, उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप थी और कुछ नहीं था। तो वही मैं अपने दोस्तों से पूछता रहा, अपने भाई भाभी से पूछता रहा, वो लोग मेरे घर के सामने रहते थे, कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो उन्होंने पूछा क्या है, तुम्हें करना है कि नहीं करना है। मैंने कहा मुझे करना तो नहीं है इसमें कुछ आगे, लेकिन फिर ये भी था कि भाई जब ऑलरेडी तुमने इतना पैसा खर्च कर दिया है तो अब डिग्री लेके वापस आ जाओ। तो बात सही भी थी, लॉजिकल, इतना पैसा जा चुका है, ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए जा चुके थे, 4-5 लाख रुपए, 5 लाख के आसपास जा चुके थे। अब क्या करना था। तो मैंने बहुत जद्दोजहद करी और बहुत सोचा। फिर मैं इस वजह से भी चला गया, मैंने कहा यार मैं वापस जाऊंगा तो वापस मैं मणिपाल की जो लाइफ है, ग्रीनरीज और पहाड़, बीचेस, ये सब एंजॉय कर सकता हूँ। पर मेरे को कम से कम 8,500 रुपये भरने थे एग्ज़ाम के, सारे एग्ज़ाम्स के। उसके साथ ही साथ मुझे वहाँ पे रहने का जो खर्चा था वो भी देखना था। तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कॉल फनल्स जो है, बिना रसल ब्रंसन को पढ़े या किसी मार्केटर की, मैं किसी मार्केटिंग की बुक नहीं पढ़ना स्टार्ट किया था उस वक्त तक। मैंने डायरेक्ट कॉल फनल्स चालू कर दिए फेसबुक एड्स पे। अब कॉल फनल्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप कोई भी सर्विस दे रहे हो, चाहे कोई भी सर्विस है, आप सीधा कस्टमर को कॉल करने के लिए बोलो। आप ये मत करो कि यहां पे वेबसाइट पे जाओ और चीजें खरीद लो, नहीं, कस्टमर को बोलो कॉल करें। तो कॉल्स आने लगे मेरे पास भाई, दिन में 15 कॉल आते थे, तो उसमें से 2 लोग खरीद लेते थे 6-6 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट, तो 12,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच देता था मैं एक दिन का। तो जहां मेरे पास 8 से 9 हज़ार रुपए थे महीने के आते थे, वहां मेरे पास 12,000 रुपए पर डे के आने लगे। आप सोचिए एकदम से।
जस्ट बिकॉज ऑफ कॉल फनल्स। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमेशा, जैसे कि मार्केटिंग में एक चीज़ बोलते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ फेसबुक ऐड चलाइए, और जो भी आप सर्विस देना चाहते हैं देखिए उसकी डिमांड ज़्यादा है अगर तो डायरेक्ट कस्टमर को बोलिए कॉल करें आपको, वो कॉल करेंगे डायरेक्ट, आपके पास खुद ही कॉल आ जाएगा। आप कॉल उठाइए, बस कॉल लीजिए। और कॉल में कैसे कॉल में बात करनी मुझे कुछ नहीं पता था, बस मेरा कॉल आता था, सर हाँ मैं भी इंटरेस्टेड हूँ आपका कोर्स करने में, म्यूज़िक कोर्स था वो, म्यूज़िक का। और तो मैंने कहा हाँ कितने का है सर, 6,000 रुपये का था। अब होता क्या कि जो मैं प्रोडक्ट दे रहा था उस प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू जो थी वो 30,000 to 25,000 थी, लेकिन मैं प्रोडक्ट दे रहा था 6,000 रुपये में। तो हुआ क्या कि लोगों ने खरीदना चालू कर दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट गलती से क्लिक हो गया वो चीज़। तो 25,000 की चीज़ 6,000 में मिल रही थी, वो भी कॉल पे बात करके। तो 10 में से 10 कॉल आते थे, 12 कॉल आते थे, 2 या 3, तो ऐसे करते करते पैसे आ गए, खूब सारे पैसे इकट्ठा। ऑलमोस्ट मेरे पास 50, 60, 80,000 रुपये का आसपास इकट्ठा हुए। तो मैंने तुरंत ट्रेन बुक करी और तुरंत ट्रेन से मैं निकल गया मणिपाल। मैं वहाँ पे गया, 2-3 महीने तो घर में रहा। बाइक ले ली एक मैंने अपने, महंगी एकदम, करते करते। और उसके बाद फिर वहाँ पे चैलेंज सफरिंग डिस्कवर हुई, जो मैंने आपको बताया था, कहानी बता चुका हूँ कि 6-7 महीने वहाँ रहा मैं, और कोई लड़का नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। जिम ज्वाइन कर लिया था और आके जिम से साधना करता था और पूरे दिन अकेले रहता था। तो वन ऑफ द बेस्ट लाइफ। तो ऐसे करते 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 दैट्स इट। उसके बाद फिर 2021 में फिर मैं वापस आया, और वो भी वापस आने के कुछ रीजंस थे। मेरी जो गर्लफ्रेंड बन गई थी वो दिल्ली की थी, तो वो भी कहती कोई कि तुम कॉलेज में ही क्यों, अभी यहाँ पे आ जाओ, बिकॉज वो भी कॉलेज की थी, कर्नाटका की। तो कहती तुम भी आ जाओ, तो मैं वहाँ से यहाँ आ गया। फिर मैंने प्रॉपर मार्केटिंग सीखना चालू किया, है ना। तो एक्सक्यूज, सवाल ये आता है, आप कह रहे हो कि हाँ, सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि इस पूरे की पूरी कहानी का पॉइंट क्या था, कि जब आप साधना करना चालू कर देते हैं तो जो राग है और द्वेष है उसको बाईपास करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो राग है तो विराग भी होगा। यानी अगर आप संगीत सीख रहे हो तो आप डांस थोड़ी सीखने लगोगे, तो डांस आपके लिए विराग हो गया, राग आपके लिए संगीत हो गया। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें होती है जिनको सीखना जरूरी होता है, और वो चीज आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आप सोशल मीडिया में लगे रहते हो, आप अभ्यस्त हो सोशल मीडिया के लिए, हैबिचुएटेड हो सोशल मीडिया में। आपको पता है बुक्स पढ़नी, लेकिन आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो। तो साधना वहां भी आपकी हेल्प करती है, क्योंकि साधना क्या करती है, माइंड में केमिकल रिलीज कर देती है, तो माइंड शांत हो जाता है। अब माइंड बाहर से कुछ अंदर नहीं ले रहा है, अंदर से ही अंदर वो सेटिस्फाइड है अपना। तो बाहर से मांगे खत्म हो गई, तो वो सोशल मीडिया का जो हैबिचुएशन है वो ढीला हो जाएगा। ये जो भी कुछ आपका हैबिट्स पड़ी हुई है गलत सलत, वो ढीली होने लगे, डी एडिक्शन होने लगेगा उसका, क्योंकि अंदर ही अंदर आप संतुष्ट हो। तो जब 2021 में आया, तो जुलाई में शायद वापस आया था मैं, नहीं अप्रैल में आया था। उसके 8-9 महीने या दिसंबर में ही मेरे को संदीप महेश्वरी जी ने बुलाया, और जुलाई में मैंने अपना लाइव शोज जो है उसको प्रॉपर, क्योंकि कोरोना खत्म हो गया था, तो मैंने उसको प्रॉपर करना चालू कर दिया, प्रॉपर सही से सीखना चालू कर दिया कि कैसे उसको अटेंड करें। तो मुझे पहला जो शो मिला था 3 दिसंबर 2021 का मिला था, 3 दिसंबर 2021 का, जिसमें मेरी पेमेंट थी 55,000 रुपये। और उसके बाद मैं चलता गया। उसके पहले फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा पीछे। फिर वो मॉनिटरी जो थी वो हो गई। आज के टाइम पे अब मुझे इस इंडस्ट्री से बाहर आना है। अब आप कहो कि क्यों बाहर आना है, इसी में क्यों नहीं करना है? बस मुझे नहीं करना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें शराबें चलती हैं, इसमें एक मेरे संगीत को वो जगह नहीं मिल पाती। मुझे वैसे गाने गाने पड़ते हैं जो गाने अब मुझे गाना है, मान लो तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ये सब वेडिंग में नहीं गा सकते आप।
मेरा जो जॉनर है वो सैड का है। आई लव सैड सॉन्ग्स, आई हेट रोमांटिक सॉन्ग्स। बट मेरे को गाना पड़ा नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, यार दिल क्या करे जब किसी से। आप कहोगे तो बड़े खूबसूरत गाने, मेरे लिए नहीं है। मुझे जब 14 साल हो चुके, आज मुझे 14 क्या 16 साल हो चुके, 16-17 साल हो चुके संगीत में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आदमी सैड गाने गा लेता है वो आदमी की पहचान होती है। वो खुद देखो, आप अरिजीत सिंह को आप कैसे जानते हो? रोमांटिक गाने नहीं, अरिजीत सिंह सैड गानों से जानते हैं। सोनू निगम सैड गाने, अभी मुझ में कहीं, कल हो ना हो, इन सब में सैड एलिमेंट है। तो सैडनेस हिट ऑफ करती है। और रोमांटिक गाने तो नेहा कक्कर भी गा रही है, तो दैट इज नॉट दैट मच ऑफ अ यू नो। ओ कुड़ी मैनू कहंदी मैंने जुत्ती दे के सोनिया, मैं कहना गोरिए ना 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 गोरी। ये सब गाने मेरे को पसंद नहीं है। एपी ढिल्लन ये सब आए और गए, ये सब ऐसे ही आर्टिस्ट। तो मेरी आर्ट को वो अटेंशन नहीं मिल पा रही है मेरे को इस काम में, चाहे वो कोई भी काम हो। अब मैं एनिवर्सरीज में मेरे को बुलाते 50-60 हज़ार रुपए की पेमेंट होती है, या लाख रुपए की पेमेंट कभी मिल गई, कभी 60,000 की मिल गई। आई डोंट लाइक दिस यार, आई लाइक टू डू समथिंग एल्स। सो इसी वजह से अब मेरा जो टर्निंग पॉइंट है 2024 में वो है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी को एक मॉनिटरी बेस देना, और उसके बाद उस संगीत को, जो मेरा रियल संगीत है, उसको बाहर लाना, जिससे मैं, क्योंकि अभी मैं बाउंडेड हूं ऐसे गाने गाने में, क्योंकि मुझे पैसा बीच में आ रहा है। तो इस वजह से तो आप कहोगे कि आप सैड कॉन्सर्ट क्यों नहीं करते हो? सैड कॉन्सर्ट करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है अपने आप में, क्योंकि उसके लिए पहले सैड ऑडियंस जो है उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके एक बहुत लंबा प्रोसेस है, वो सेल्स प्रोसेस है बहुत बड़ा, जहां पे आप बिना बॉलीवुड के आप ऐसे कॉन्सर्ट्स कर रहे हो, आप पब्लिक को बुला रहे हो। पब्लिक तभी आएगी आपके पास जब वो बहुत ही ज्यादा सैड हो, या बहुत ही ज्यादा आपको प्यार करती हो, तो आपको पहले से ही पसंद करती हो। तो ये सब चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली कॉन्सर्ट करने में। गाने निकालने हैं तो उसके लिए एक एक गाने निकालने के लिए 25-30 हज़ार रुपये चाहिए। वो भी गाना निकलता है, कोई सुनता नहीं है, स्पॉटिफाई में पड़ा रहता है वो। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक एज अ इंडस्ट्री, जहाँ पे मेरा जो फोर्टे है, मेरा जो जॉनर है, वो बाहर नहीं निकल के आ रहा है। तो इस वजह से मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। एज एन आर्टिस्ट मुझे किसी की गुलामी करना पसंद नहीं है कि ये गाना गाओ, दूल्हे का शहर मैं तेरी बाहों के झूले में पल, ओ तेनू ले के मैं जावगा, ओ दिल ओ मेरा पिया घर आया, ओ राम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, नहीं गाना भैया। आई हेट दिस सॉन्ग्स यार, आई लिटरली हेट दिस सॉन्ग, आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग्स। आई एम रियली फेड अप विद दिस सॉन्ग्स, आई डोंट वांट दिस सॉन्ग। मुझे कुछ अलग गाने गाने हैं, मुझे कुछ करना है, अपने जॉनर में कुछ गाने गाने हैं। मुझे गाना है मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना को सावन और भादो दोनों सीजन, यानी पानी इतना जहां होता है वहां देख लिया उस सीजन को मेरे नैना ने, मेरी आंखों ने। उसके बाद भी मेरा मन प्यासा है। मतलब सावन आके चला गया, ठंडे मौसम, बरसात के मौसम सारे आके चले गए, लेकिन उसके बाद भी मैं प्यासा हूं। मुझे ऐसे गाने गाने हैं। मुझे गाना गाना है चिंगारी कोई भड़के, तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए, उसे कौन बुझाए। क्या बात है, देखिए, चिंगारी कोई भड़के, मतलब कोई कहीं आग लग जाती है तो सावन उसको बुझाता है, लेकिन अगर सावन ही आग लगा देता तो उसको कौन बुझाएगा? सोचिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे गाने। तो ये सब गाने मुझे गाना है क्या यही प्यार है, ये सब गाने कोई सुनता ही नहीं। मतलब सुनते हैं, मतलब पर एक तो लड़कियां बीच में आ जाएंगी, आपको कुछ पेपी नंबर गाइए ना, कुछ रोमांटिक नंबर्स गाइए ना। अरे साला लड़के साले सुन लेंगे
दुखियारे वाले गाने सारे, मेरे महबूब, ये लड़के सुन लेंगे। वो उधर से आएंगी कि अरे यार आप काफी इंटेंसिटी। एक आज तक साला 4 साल हो गए मेरे को शो करते हुए, एक ऐसी लड़की नहीं मिली जो कहती मेरे को सैड गाने सुनावा के। कभी भी किसी भी मर्द को आपत्ति नहीं होती है, कभी भी किसी मर्द को आपत्ति नहीं होती कि भाई वो कहे कि आके कहे कि भाई आप सैड गाने गा रहे हो। औरत के सामने बस गाना गा दिया आपने सैड गाना, वो तुरंत आके कही क्योंकि तुम सैड क्रिएट कर रही हो। तुमको रोमांटिक चाहिए 40 साल की उम्र में भी, तुम सैडनेस क्रिएट कर दी हो मर्दों के ऊपर। तो मर्द झेल लेता है क्योंकि मर्द सुन लेता है, लेकिन तुमको आज भी वही रोमांटिक गाने चाहिए। तुम्हारे सामने गाओ पत्थर के सनम, अरे भैया ये गाने क्यों गा रहे हो, प्लीज यार थोड़े अच्छे गाने गाओ ना यार, क्या ये गाने क्या है तो मुझे वैसी ऑडियंस नहीं चाहिए यार। तू आके देख ले मैंने रातें तेरे, तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरे को नहीं चाहिए गाने। मैं ऐसी ऑडियंस नहीं, आई हेट दीज ऑडियंस। तो इस वजह से मैं बहुत ही प्राइवेट हूं अपने आर्ट को लेके, और स्पेशली मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूं जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे वो करना है जो मुझे करना है। मुझे नहीं करना ये रोमांटिक गाने, मैं नहीं गा सकता। ये हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, वो सामने लड़की खड़ी देख रही है, जैसे गाना चालू किया 3-4 लड़कियां मुड़ के देखने लगी। अरे मुझे नहीं मुड़वाना है, मुझे नहीं मुड़वाना। तुम्हारी औकात हो तो इस गाने पे मुड़ के देखो मेरे को, ठीक है। जो गाना मैं गा रहा हूं वो गाना तो मुड़ के देखो। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, यहां पे कोई मुड़ के नहीं देखेगा क्योंकि तुमने तड़पाया है ना, तो तुम क्यों तड़प पीछे देखोगे मुड़ के। तो मुझे प्रॉपर एकदम भयंकर राग चारुकेशी, यानी राग चारुकेशी एक राग होता है जहां पे आप का जो ना 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 गामा वाला चरखा, ये सब गाने ये है जैसे कि तड़प तड़प के सब इसी राग पे आधारित है। तो मुझे ये सब गाने गाने, और ये सब बहुत सैड है, इसलिए रियली एक्सट्रीमली सैड। अब आप कहोगे कि आप क्या बहुत अंदर से सैड हो इस वजह से ऐसे गाते हो? नहीं, आई लव दीज सॉन्ग्स, आई लव द मेलोडी, आई लव द इंटेंसिटी। मुझे इंटेंस गाने गाने पसंद है, मुझे उसमें दिखाना, मुझे उसमें कलाकारी होती है, उसमें वो दिखा पा रहे हो, आपकी औकात है गाने की, आप रुला पा रहे हो किसी को, आप गा पा रहे हो कि तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, ना अब मंजिल है कोई, ना कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले। ये सब गाने गाने मुझे नहीं गाना भैया। तो वो ये सब गाने नहीं गा सकते आप शादियों में, एनिवर्सरीज में, पार्टीज में, सब गाने अलाउ नहीं करते गाने के लिए। और सेलिब्रेशंस वाले जितने भी इवेंट होते हैं वहां पे सिर्फ यही सब गाने चलते हैं, रोमांटिक टाइप्स। तो इस वजह से एनीवे, सो ये था पूरा का पूरा। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें होती है जो राइट होती है करने के लिए, पर आपका मन नहीं करता, वो साधना करवा सकती है आपसे। तो आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।